हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके लाइव क्लासेस। और इसमें हम रीट लेवल सेकंड का केमिस्ट्री का जो पार्ट है, रसायन विज्ञान का जो पार्ट है, इसे हम करेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो पार्ट रखा गया है हमारे सिलेबस के अंदर, वो रखा गया है परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या है। ठीक है, तो परमाणु के बारे में सिलेबस में रखा गया है कि परमाणु किसे कहा जाता है, परमाणु का निर्माण, परमाणु से अणु किस प्रकार से बने हैं। ठीक है, यौगिक क्या है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल, तो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और पिछले सालों के अगर रीट के अगर क्वेश्चन देखे जाएं तो जो क्वेश्चन जो आए हैं रीट के अंदर वो बेसिक कंसेप्ट पर हैं, लेकिन वो उनका जो लेवल है वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा गया है। ठीक है, तो अपने ये कहें कि 9th स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री के जो पार्ट है उसको पार्ट को और अपने कर रीट के जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो इसे करने के लिए जो लेवल है उस लेवल को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर कि परमाणु के अंदर अगर अपने देखें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पदार्थ से कि पदार्थ किसे कहा जाता है। पदार्थ क्या है, तो अपने कहें कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ के बारे में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पदार्थ क्या होगा, दो चीजें इसमें मेन आएगी। पहली चीज ये कहेगा कि जो क्या करे, स्थान घेरती हो, और दूसरी बात इसके बारे में क्या चाहिए, जिसका द्रव्यमान हो, तो उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ या जिसे अपने मैटर। तो पदार्थ या मैटर क्या है, जिसके बारे में हमने कहा कि जो भी कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरेगी और जिसका द्रव्यमान होगा उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थ के अंदर आपने यहाँ पर देखा, और रसायन विज्ञान के अंदर जो दो शब्द आते हैं जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जैसे अपने बात कर सकते हैं कि मेज है। ठीक है, मेज एक वस्तु है जो क्या करेगी, स्थान घेरेगी। ठीक है, या आपने कह सकते हैं कि कुर्सी है, तो कुर्सी भी क्या घेर रही है, स्थान घेर रही है। तो ऐसी चीजें जो स्थान घेरती है और जिसका खुद का कोई एक द्रव्यमान होगा उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। अब पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पदार्थ के बारे में अपने निर्माण की बात करेंगे इसे, कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पर जो एक तो हमारे जो महर्षि कणाद, जिनका वास्तविक नाम था कश्यप। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो कोई पदार्थ है या जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो इसके बारे में इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अपने नाम के ऊपर ही अपने इनको नाम दिया गया था कण। तो वो कहता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अपने ज़्यादा डिटेल नहीं है, नहीं अपनी किताबों के बारे में इसके बारे में दिया है कि महर्षि कणाद ने क्या कहा था या किस तरह से इसने पदार्थ के निर्माण के बारे में जो बात कही है। इन्होंने जो आज जो परमाणु के बारे में या जो कण के बारे में जो विस्तृत जानकारी हमारे सिलेबस में जो रखी जाती है, वो जानकारी रखी जाती है डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के ऊपर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया है, डाल्टन के द्वारा दिया गया है। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया है
और इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कहा था कि पदार्थ का जो निर्माण है वो सूक्ष्मतम कणों से हुआ है और उन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। अब बात आती है कि जो डाल्टन ने जो बात कही वो उससे लगभग 1600-1700 साल पहले महर्षि कणाद ने कह दी थी, लेकिन उस बात के ऊपर कोई लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है और लिखित प्रमाण न होने की वजह से महर्षि कणाद को परमाणु का जनक नहीं माना जाता है। तो परमाणु का जो जनक किसे माना जाता है, डाल्टन को माना जाता है और डाल्टन ने यहाँ पर इसका लिखित प्रमाण या एक सिद्धांत दिया था जिसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहा जाता है। तो इस डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है कि किस तरह से परमाणु का निर्माण हुआ। तो इसके पहले अपने यहाँ पर पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार की, उन अवस्थाओं की बात करें कि पदार्थ किन अवस्थाओं में पाया जाता है, इन्हें पूरे अपने डिटेल में देखेंगे कि परमाणुवाद सिद्धांत क्या है, किस तरह से परमाणुवाद सिद्धांत विकसित हुआ, उसको पूरा डिटेल में देखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात की कि पदार्थ जो था उस पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी है। तो हम टॉपिक यहाँ पर रखते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की मुख्य अगर अवस्थाएं देखी जाए तो पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और भी मानी जाती हैं। वो 2 अवस्थाएं और कौन कौन सी है, वो है प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन अवस्था पदार्थ की 2 अवस्थाएं और हैं जिनका बारे में सिर्फ 9th क्लास की किताब के अंदर देखने को मिलता है। बाकी अपने रसायन विज्ञान की जो उच्चतर क्लासें हैं उसके अंदर अपने प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन अवस्था के बारे में नहीं मिलता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले ठोस क्या होता है। तो ठोस किसे कहा जाता है, तो ठोस के बारे में कहा जाता है कि जिसका आयतन निश्चित हो, जिसकी संरचना निश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। तो यहां पर ठोस, द्रव और गैस, यहां पर 3 तरह की संरचनाएं बनाते हैं अपने। ये 3 संरचनाएं हैं जिसमें ये अवयवी कण हैं। इन अवयवी कणों से मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपने ये जो सर्किल में शो किए गए हैं, वो सर्किल में जो शो किए गए कण क्या है, अवयवी कण, पार्टिकल, जो क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है या कोई धातु हो सकती है। तो इसकी संरचना को अगर अपने देखें यहाँ पर, तो पहली जो संरचना है, इस संरचना को अगर अपने ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो अवयवी कण है, उस अवयवी कणों का जो विन्यास है एक रेगुलर टाइप का विन्यास देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अपने कहते हैं एक निश्चित संरचना का निर्माण ये करेंगे। ठीक है, निश्चित संरचना और आयतन क्या होगा इसका, निश्चित होगा। जबकि दूसरी संरचना अगर देखी जाए तो यहाँ पर अवयवी कणों के बीच की दूरी ज्यादा है और तीसरी अवस्था में देखा जाए तो अवयवी कणों की मध्य की जो दूरी है वो और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अपने जो ये अवस्थाएं बनी हैं वो किसके आधार पर बनी है कि जो अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों के बीच में यहाँ पर जो आकर्षण बल है, ठीक है, उस आकर्षण बल की बात कर सकते हैं अपने यहाँ पर, या अपने कह सकते हैं कि इन अवयवी कणों की जो बीच की दूरी है, अंतर आणविक जो दूरी है 2 अणुओं के बीच की या 2 अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है, उसके आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं निर्धारित की जाती है।
तो सबसे पहले अगर पहली संरचना में देखें तो यहां पर कहा गया है कि दो अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है वो लगभग नगण्य अपनी दूरी मानकर चल रहे हैं कि इन दो कणों के बीच में दूरी नहीं है। जबकि दूसरी संरचना में अगर देखा जाए तो यहां पर अवयवी कणों की जो बीच की दूरी है ठोस अवस्था से ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन तीसरी संरचना से जो दूरी है वो कम देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब जो तीसरी संरचना है इसके अंदर अवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत ज्यादा है। अब अवयवी कणों के मध्य दूरी ज्यादा होने का जो अर्थ होगा कि इनके बीच का जो आकर्षण है, दो कणों के बीच का जो आकर्षण है वो लगभग यहाँ पर जो आकर्षण जो लग रहा है वो आकर्षण कैसा है, नगण्य है। तो आकर्षण बल यहां पर कैसा लग रहा है, नगण्य आकर्षण बल इसके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कणों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब यहां पर जो कण है वो कण मुक्त गति कर सकते हैं, इनके मध्य जो गति है वो गति क्या हो सकती है, मुक्त हो सकती है। ठीक है, क्यों, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं लग रहा है। जबकि यहां पर जो इस पहली संरचना की अपने बात करें तो यहां पर अवयवी कण बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसके कारण से इनमें मुक्त गति संभव नहीं है। तो कहा जाता है कि ठोसों के जो कण हैं उनमें गति नहीं पाई जाती है। यहां पर एक अपवाद स्वरूप आती है कि ठोस के जो कण हैं अपनी अक्ष के ऊपर, अपने अक्ष पर गति कर सकते हैं, जिसे अपने दोलन गति कहा जाता है। तो ठोस के कणों में सिर्फ दोलन गति ही मौजूद रह सकती है, या सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि ठोसों में गति नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर गैस के कणों में कहते हैं कि गैस के जो कण हैं वो गतिशील रहते हैं। क्यों गतिशील रहते हैं, इसके पीछे का कारण हमने कहा कि इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल क्या बता रहे हैं, अपने नगण्य बता रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सी अवस्था आ गई, जैसे ये अवस्था तो अपने बात की कौन सी है, गैस अवस्था आ गई, और ये अवस्था कौन सी आ गई, ठोस अवस्था आ गई। तो ठोस में आकर्षण बल अधिकतम होगा और अंतरनाभिकीय जो दूरी है वो न्यूनतम होगी, जबकि गैस के कणों में क्या होगा, आकर्षण न्यूनतम होगा और अंतरनाभिकीय दूरी अधिकतम होगी। तो अब इन दोनों के जो बीच में रहता है, जिसमें कहते हैं जो आकर्षण बल है वो ठोसों की तुलना में कम है, लेकिन गैसों की तुलना में क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात करें, अंतरनाभिकीय दूरी ठोसों की तुलना में ज्यादा है और गैस की तुलना में क्या है, कम है। इन्हें क्या कहा जाता है, द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आकर्षण बल के आधार पर या जो अंतरनाभिकीय दूरी के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः तीन अवस्थाओं में बांट दिया गया, ठोस, द्रव और गैस। अब यहां पर इनमें बात आती है कि इनके गुणों की बात करें कि ठोस क्या है, किस पदार्थ को अपने ठोस कहा जा सकता है। तो सामान्य रूप से अपने छोटी क्लासों में ये पढ़ते हैं कि ठोस क्या है, जिसके अंदर अपने कहते हैं आकार व आयतन क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, जबकि द्रव क्या है, तो द्रव का आयतन निश्चित है लेकिन आकार क्या होता है, इसका अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित का मतलब क्या है कि अगर अपने 1 लीटर जल को ले रखा है और 1 लीटर जल को अगर पहले अपने किसी पात्र में लिया और उस पात्र की जो संरचना थी तो हमारे पास पहले जो पात्र की जो संरचना थी वो कुछ इस प्रकार की थी, जैसे अपने बीकर के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बीकर का जो आकार है वो ग्रहण कर लेगा, और अगर ये संरचना बदल दी जाए इस तरह का कोई पात्र हो तो वो द्रव है, वो इस पात्र की संरचना ले लेता है। तो इसका मतलब द्रव की खुद की कोई संरचना नहीं है, द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है उस पात्र की संरचना को वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित है, यहां पर भी 1 लीटर रहेगा और यहां पर भी 1 लीटर, जितना आपने लिया गया है उतना ही आयतन उसके अंदर मौजूद रहता है। तीसरी बात अगर अपने की जाए यहां पर गैस की बात करें तो गैस के लिए कहा जाता है कि गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, तो गैस का आकार का आयतन दोनों ही क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। कैसे, जैसे अगर अपने एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर की ही बात कर सकते हैं हमने, तो इसके अंदर अगर गैस फिल भरी हुई है यहां पर,
तो यहां पर देखें तो ये जो गैस है वो इस एलपीजी गैस सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेती है, और इस गैस को अगर मुक्त कर दिया जाए तो मुक्त कहां होगी, कमरे में होगी, तो वही गैस कमरे का आकार ग्रहण कर लेगी। तो इसका मतलब गैस के कणों का भी आकार नहीं है, गैस किसके आकार पर निर्भर कर रही है, पात्र के आकार पर निर्भर कर रही है। तो जब भी गैस का आयतन मापा जाता है तो गैस का आयतन ना लेकर अपने पात्र के आयतन पर बात यहां पर की जाती है, क्योंकि यहां पर अगर अपने देखें तो इस गैस के लिए यहां पर सामान्यतः अपने गैस के आयतन की बात की जाती है, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर पर अपने देख सकते हैं कि उसका आयतन नहीं देकर उसका द्रव्यमान दिया हुआ होता है। और सामान्य परिस्थितियों में जब भी आप केमिस्ट्री करते हैं तो वहां पर अपने द्रव्यमान नहीं लेते, गैस के आयतन की बात की जाती है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, द्रव्यमान। क्यों दिया गया है द्रव्यमान, जिसके पीछे से अपने इसके ऊपर लिखा होता है 14.2 किलोग्राम, ठीक है। तो क्यों लिखा है 14.2 किलोग्राम, तो इसके अंदर द्रव्यमान 14.2 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन आयतन जैसे जैसे गैस खत्म होती जाती है गैस का द्रव्यमान कम होगा, लेकिन आयतन वो किसके रखेगा, इस पूरे पात्र के आयतन को ही रखेगी। इसका मतलब जो गैस है वो फैल सकती है, गैस फैल रही है, ठीक है। अगर उसी गैस को अगर अपने कमरे में छोड़ दिया जाता है तो वो गैस इस कमरे के आकार को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गैस का न तो आकार निश्चित है और न ही गैस का आयतन निश्चित है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें इसमें क्या होती है, अनिश्चित होती है। दूसरी बात अगर अपने करें तो गैस को बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, हाईली कंप्रेसिबल नेचर की होती है, बहुत ज्यादा संपीड़ित गैस को किया जा सकता है, जबकि द्रव और ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अपने यहाँ पर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इस गैस को बहुत ज्यादा संपीड़ित करके इस पात्र के अंदर, इस छोटे से सिलेंडर के अंदर उस गैस को भर दिया जाता है। तो गैस की नेचर कैसी हुई, बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, अत्यधिक संपीड़ित प्रकार की होती है गैस को, की जो नेचर है वो कैसी होती है, संपीड्य होती है, इसको संपीड़ित अपने कर सकते हैं, जबकि द्रव और ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अब कई बार अपने देखते हैं, जैसे अगर अपने फोम की अगर अपने बात करें तो फोम क्या होता है, उसको तो अपने संपीड़ित किया जा सकता है, तो फोम क्या फिर ठोस नहीं है। लेकिन क्या होगा कि फोम के अंदर अगर अपने देखें तो वहां पर फोम के कणों के बीच में आपको दिखाई देगा कि हवा भरी हुई है, तो वो संपीड़ित क्या हो रही है कि जो हवा है, जैसे आप इसको फोम को संपीड़ित करते हैं तो संपीड़ित करने पर जो उसके बीच की, जो कणों के बीच की जो हवा है, वो हवा क्या हो रही है, निष्कासित हो रही है, न कि वो फोम संपीड़ित हो रहा है। तो ठोस को कभी भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं जिसमें अपने ठोस, द्रव और गैस रूप में इन्हें बांटा गया था। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए यहां पर अवस्था परिवर्तन कैसे किया जा सकता है पदार्थ के अंदर। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दो चीजें हमें चाहिए। पहली चीज तो चाहिए अपने को ताप, और दूसरी चीज अवस्था परिवर्तन के लिए दाब। तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए तापमान और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे परिवर्तित करें, जैसे हमारे पास अवस्था है ठोस, ठोस को हम बदलना चाहते हैं द्रव, और द्रव को बदलना चाहते हैं हम गैस। तो ये अवस्थाएं परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो अपने कहें कि ठोस को द्रव में बदला जाएगा। कब बदला जाएगा ठोस को द्रव में, अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए, तापमान को क्या कर दिया जाए, उच्च कर दिया जाए। तो उच्च तापमान पर ठोस को किस में बदल दिया जाएगा, द्रव में। जैसे बर्फ का उदाहरण लें तो बर्फ को जैसे तापमान उच्च तापमान में रखा जाता है तो बर्फ क्या होती है, पिघलना प्रारंभ हो जाती है। इसी तरह से द्रव है, द्रव को अगर गैस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को तापमान को क्या कर दिया जाए, उच्च कर दिया जाए। तो उच्च तापमान पर देखें कि तापमान को बढ़ाने से ठोस द्रव में बदल जाता है और द्रव किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, या
ठोस सीधा किस में परिवर्तित हो सकता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसी तरह से दूसरे रूप में अपने कह रहे हैं कि यहां पर तापमान को अगर कम किया जाता है, ठीक है, तो तापमान को कम करने पर जो गैसीय प्रवस्था है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और जो द्रव प्रवस्था है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो चेंज है वो कब होता है, जब तापमान को कम किया जाता है, तो कम तापमान पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो तापमान को कम करने पर गैस द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाती है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमारे पास जल वाष्प है, इस जल वाष्प जो जल की जो वाष्प परिवर्तित होती है वो किस तापमान पर होती है, जल जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर परिवर्तन में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जल है, जल को अपनी गैस नहीं बोला जा सकता। जल के लिए अपने जो शब्द है वो क्या काम में लेते हैं, यहाँ पर जल वाष्प शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है, जल वाष्प या वाष्प। तो गैस और वाष्प में क्या अंतर है, गैस और वाष्प में अंतर क्या है, तो अगर सामान्य तापमान पर कोई पदार्थ पहले से अगर उसकी अवस्था गैस है तो उसे अपने गैस ही नाम दिया गया है। लेकिन वाष्प क्या होती है कि सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान का मतलब कमरे के तापमान से लिया गया है, और कमरे का तापमान लगभग अपने 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग कमरे का तापमान माना जाता है, और जो दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब माना जाता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप, जिसको लगभग 300 केल्विन ताप कहा जाता है, और एक वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में था लेकिन तापमान को बढ़ाने से अर्थात कमरे के ताप से उच्च कर दिया जाता है, तो अगर पदार्थ उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, वो गैसीय अवस्था में अगर बदल जाता है, तो उसके लिए अब वहां पर अपने गैस शब्द प्रयोग में लेकर क्या शब्द प्रयोग में लिया जाता है, वाष्प शब्द को प्रयोग में लिया जाता है। तो वाष्प उन्हीं के लिए लिया जाएगा, उन्हीं द्रवों के लिए वाष्प शब्द का प्रयोग में लिया जाएगा जो कमरे के तापमान पर गैसीय द्रव अवस्था में थे, लेकिन कमरे से उच्च तापमान पर वो जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हीं के लिए ही अपने क्या शब्द काम में लेते हैं, वाष्प शब्द को काम में लिया जाता है। तो जल के लिए कभी भी अपने गैस नहीं काम में लेंगे कि जल का जब अपने 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो क्वथनांक है, तो उस क्वथनांक पर ये नहीं कहेंगे कि जल गैस अवस्था में आ गया। तो जल के लिए अपने कहते हैं जल वाष्प। तो जल वाष्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि सामान्य तापमान पर किस अवस्था में होता है, द्रव में होता है। ठीक है, तो द्रव अवस्था को अपने क्या क्या उच्च तापमान पर गैसीय अवस्था में बदला है, इसलिए उसे क्या नाम दिया जाता है, जल वाष्प नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पर अपने गैस और जल वाष्प में क्या अंतर है। तो जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया सामान्य तापमान पर किस, जो कमरे के तापमान पर उसकी अवस्था क्या है, ठीक है, वो गैसीय अवस्था में है, तो उसके लिए फिर अपने जल वाष्प या वाष्प शब्द को प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जैसे SO2 गैस है, तो SO2 गैस कमरे के तापमान पर ही सल्फर डाइऑक्साइड किस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था के अंदर ही मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इनके लिए अपने वाष्प नहीं काम में लेते, अपने कभी कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प नहीं कहा जाता है। तो वाष्प उन्हीं के लिए कहा जाता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर तापमान में परिवर्तन करके एक अवस्था को दूसरी अवस्था में आसानी से क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अब अकेले तापमान को परिवर्तित करके अपने अवस्था में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। जैसे अपने कहें कि जल को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो तापमान चाहिए, वो तापमान कितना चाहिए अपने को, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान कब चाहिए, जब दाब हमारे पास कितना हो, एक वायुमंडलीय हो। ठीक है, दाब जब एक वायुमंडलीय होगा तभी तापमान अपने को क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अपने हिल स्टेशन पर जब जाते हैं, पहाड़ी स्थलों पर जब जाते हैं, तो पहाड़ी स्थलों पर जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से पहले ही उबलना या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि पहाड़ी स्थलों पर या हिल स्टेशन के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है, वो जैसे जैसे अपनी पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। और वायुमंडलीय दाब में कमी होने की वजह से वाष्प जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब के घटने की वजह से इसका जो क्वथनांक है जल का, वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने
जो क्वथनांक की परिभाषा से इसको समझ सकते हैं कि क्वथनांक क्या चीज है। तो क्वथनांक के बारे में अपने डिस्कस करें। तो क्वथनांक क्या है, अपने कहते हैं क्वथनांक के बारे में, जब किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ का, जैसे अपने करें कि जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो हिल स्टेशन पर क्या हो गया कि जो वायुमंडलीय दाब घट गया, तो इसका मतलब निम्न ताप पर ही उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी चीजें अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।